आज हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की। आज हम बात करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस। पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इसके यूनिट की बात करेंगे, फिर उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे, फिर फैक्टर्स की बात करेंगे कि जो इफ़ेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन के ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। ठीक है ना। अब चलो, अब हम यहाँ पर सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पता चलाते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एटम है, ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम का एटम है ये। यहाँ पर है जी 8 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8। यहाँ पर है जी 8 इलेक्ट्रॉन और ये बाहर है जी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ये सोडियम का एटम है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी देंगे। ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं अब हम। ठीक है ना। एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एनर्जी प्रोवाइड ही क्यों करते हैं, अब हमें पता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल की तरफ जाता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जब इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल की तरफ आता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो सा इलेक्ट्रॉन है ये इनर शेल से आउटर, यहाँ पर भी कुछ शेल्स होंगे। ठीक है ना। ऐसे करके बने हुए, यहाँ पर भी कुछ शेल्स ऐसे करके बने होंगे। ठीक है। ये ऐसे करके शेल्स बने होंगे। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे अब हम, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी एनर्जी देंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर जाएगा, फिर एनर्जी देंगे तो यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी हम देनी ही क्यों पड़ रही है, इसकी वजह भी पता चल गई होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल की तरफ मूव हो रहा है और आउटर शेल से आलमोस्ट बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है ना। उस दौरान हमें एनर्जी देनी पड़ रही है क्योंकि इनर शेल से आउटर शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, हायर शेल से और लोअर शेल से हायर शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन की जगह तब्दील हो रही है। ठीक है ना। यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहा है। एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा, तो समझ लेना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो एनर्जी किस, ठीक है ना, वो एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी का नाम देंगे, वो कौन सी एनर्जी है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, आयंस बनाने वाली एनर्जी। ये इसके शुरू में क्या आ रहा है, आयंस बनाने। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा ना, ये रिमूव हो गया तो ये शेल क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये शेल ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से कितने गए हैं इलेक्ट्रॉन, एक गया है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। प्लस ही क्यों आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है। एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के वैलेंस शेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन निकला, वो किसी की मदद करने के लिए जा रहा है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकला तो वो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जाकर उसकी मदद करेगा, पॉजिटिव काम करने के लिए जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस एटम के ऊपर कि जिसने उसे खारिज किया। और कितने इलेक्ट्रॉन खारिज किए, एक इलेक्ट्रॉन, तो +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, इसके ऊपर। इस तरह यहाँ पर सोडियम +1 में तब्दील हो गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को खारिज किया। ये होगी इसकी। ठीक है ना। अब हम उसके बाद आगे की तरफ जाते जा रहे हैं, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसकी तारीफ़ करने जा रहे हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो हमें चाहिए होती है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव, जो हमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए चाहिए होती है वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना। और वो कौन सा एटम होना चाहिए, ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। वो एक ऐसा एटम होना चाहिए कि जो गैशियस स्टेट में हो और आइसोलेट हो, यानी कि अकेला एटम हो। ठीक है ना। समझ आ गई आपको। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव, वो कम से कम मिकदार जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में से निकालने के लिए चाहिए होती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और किस एटम में के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने से वो एनर्जी हमें मिलेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो होना चाहिए आइसोलेटेड गैशियस एटम। यानी कि फॉर एग्जांपल आयरन है,
यानी कि ये लोहा है, इस लोहे को सबसे पहले हम इसको गैस में, इसको हम लिक्विड स्टेट में इस तरह से बदलेंगे। ये लिक्विड स्टेट में बदल गया। लिक्विड स्टेट में बदलने के बाद इसको हम गैस में तब्दील करेंगे इस तरह से, गैस, ये गैस बन गया। सबसे पहले लोहा था, लोहे के एटम्स सॉलिड स्टेट में थे, सॉलिड से गैशियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में गया, लिक्विड स्टेट में से गैशियस स्टेट में गया। अब इस गैशियस स्टेट में हर एक एटम अकेला अकेला यानी कि अटैच्ड नहीं है, आइसोलेटेड स्टेट में मौजूद है, अकेला अकेला मौजूद है, अकेला अकेला हरकत कर रहा है इस सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पर इस एटम में से ये आइसोलेट हो गया। अब ये अकेला मौजूद है इसमें, ये अकेली हालत में मौजूद है ना एटम, तो इसमें से हम आसानी से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो इसके एटम, इसके साथ, इस एटम के साथ कोई एटम अटैच्ड होगा, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होगी कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। जब इस एटम के साथ कोई और एटम इस तरह से अटैच्ड होता है ना, तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत होती इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल सॉलिड हालत में भी यही होता है कि ये ऐसे ऐसे एटम्स अटैच्ड होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। लिक्विड स्टेट में भी ऐसे ही होता है कि कुछ थोड़ी फासला कम होता है इसमें भी एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, लेकिन फासला क्या होता है, कम होता है। लेकिन गैसियस स्टेट में क्या होता है, गैसियस स्टेट में एक एटम से दूसरे एटम तक का फासला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसलिए हम कह सकते हैं गैसियस स्टेट में हर एक एटम अकेला अपना वजूद बरकरार रख रहा है इस सिलेंडर के अंदर, उसके साथ कोई दूसरा एटम अटैच्ड नहीं है, इसलिए उस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड। और किस आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अकेला। गैशियस का मतलब क्या है, गैस की हालत में मौजूद है ये एटम, गैशियस एटम। इस पर ये आयोनाइजेशन एनर्जी लागू होगी, अदरवाइज़ इन सॉलिड और लिक्विड के एटम्स के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार लागू नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर जो से एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से एटम्स के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और ये भी हमेशा याद रखना कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको 100 जूल एनर्जी देनी पड़ी है लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, यहाँ पर लिक्विड से गैस में जाने के लिए आपको 200 जूल एनर्जी देनी पड़ी है। और यहाँ पर गैशियस स्टेट में एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 50 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपने ये सारी की सारी एनर्जीज़ की वैल्यू जमा नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ वो वाली एनर्जी की वैल्यू जमा करनी है, वो वाली एनर्जी की वैल्यू देखनी है कि जो हमें एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी को हम कहेंगे ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। 100 जूल और 200 जूल को एनर्जी को हम ये नहीं कह सकते कि आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको ये कुछ। और फिर उसके बाद अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है जी किलो जूल पर मोल। इसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको हम IE से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है सोडियम मैग्नीशियम के एटम्स की एग्जांपल आ जाती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल सोडियम है। ठीक है ना, सोडियम की हम एग्जांपल देख लेते हैं कि सोडियम के वैलेंस शेल में से हम एक इलेक्ट्रॉन खारिज करना है, तो इसके वैलेंस शेल के इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1, और ये लो जी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और यहाँ पर मैग्नीशियम आयन है, इसके वैलेंस शेल में से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 चार्ज आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक आ गया। जब हमने सोडियम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो तब हमने जो सी आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी थी वो देनी पड़ी थी 496 किलो जूल पर मोल। ये एग्जांपल है किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी की। इसी तरीके से मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में, मैग्नीशियम एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली दफ़ा जब आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला है मैग्नीशियम एटम के वैलेंस शेल में से जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उस वक्त मैग्नीशियम के ऊपर +1 चार्ज आया है और जो एनर्जी देनी पड़ी है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो देनी पड़ी है 738 किलो जूल पर मोल। और फिर दूसरी दफ़ा जब आपने मैग्नीशियम आयन यानी कि मैग्नीशियम Mg+1 के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन जो कि एक रह गया है उसको निकालना पड़ा है, तो उस वक्त जो सी एनर्जी आपको देनी पड़ी है वो देनी पड़ी है 1450 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, तो इसके ऊपर मैग्नीशियम +1 के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, मैग्नीशियम +2। ठीक है ना, +1 में जमा हो जाएगा। ठीक है ना,
समझ आ गई आपको? यानी कि मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकलने के बाद किसी दूसरे एटम के वैलेंस शेल में जाएगा, यानी कि किसी दूसरे की मदद करने के लिए निकल रहा है ना, एक पॉजिटिव काम करने के लिए निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो नंबर उस पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, बस और क्या है। इस तरह से आप आयोनाइजेशन एनर्जी में फॉर्म होने वाले आयन को इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। अब हम उसके बाद फैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। राइट डाउन द फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले तो एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इफेक्ट करता है। एटॉमिक रेडियस कैसे इफेक्ट करता है ये भी मैं बात बता दूं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या। एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज दोनों एक ही बात है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, यानी कि ये देखें ये एक एटम है, ठीक है ना, और एक ये एटम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटॉमिक साइज़ देखो कितना छोटा है, यहाँ पर एटॉमिक साइज़ देखो कितना बड़ा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। इन दोनों एटम्स में से किस एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान सिपारेशन क्या हो, जब दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान सिपारेशन की मिकदार ज़्यादा हो तो वहाँ पर आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ठीक है ना। वहाँ पर क्योंकि सिपारेशन ज़्यादा है तो उन दो चार्जेस के दरमियान क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी। और जब दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान सिपारेशन की वैल्यू कम होगी तो वहाँ पर दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के ऊपर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के दरमियान फासला क्या है, कम है, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ज़्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार ज़्यादा देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार यहाँ पर ज़्यादा देनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर देखो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फासला देखो कितना बढ़ गया है, यहाँ पर फासला ज़्यादा है, एटॉमिक साइज़ बड़ा हुआ है। तो एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो सी फासला है वो न्यूक्लियस से क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार कम देनी पड़ेगी, ठीक है ना। जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार कम देनी पड़ेगी, और जितना एटॉमिक साइज़ कम होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी कि इन्वर्स रिलेशन है एटॉमिक साइज़ का आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। इसी तरीके से शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे असरअंदाज होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। ये इस तरह से असरअंदाज होता है कि ये देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हैं इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। इधर ये इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखो दो शेल हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ये जिनसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, एस का मतलब है शील्डिंग और ई का क्या मतलब है, इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो उनसी वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन नहीं जाने देंगे। जब अट्रैक्शन नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा,
तो न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए आयोनाइजेशन हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से इस वैलेंस शेल में से निकल जाएगा। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार कहाँ क्या होगी, ये कम होगी है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट कौन क्रिएट करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। जितने इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जितने इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल की तरफ में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के पर बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा मिकदार में आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार देनी पड़ेगी, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ही खारिज करेगा। यहाँ से एनर्जी की मिकदार ज़्यादा इसको देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एनर्जी पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है कुछ शील्डिंग इफेक्ट का और एटॉमिक साइज़, इन दोनों का रिलेशन आयोनाइजेशन एनर्जी से इन्वर्स का है। इसी तरीके से तीसरा है जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना किसी एटम के न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, उस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल इधर देखो और इधर देखो, यहाँ पर देखो दो ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7वां इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर कितने हैं, 7 हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव का +7 चार्ज होगा। इसी तरीके से यहाँ पर कितने हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव का +3 चार्ज होगा। यहाँ पर चार्ज क्या है न्यूक्लियस के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है, तो इसलिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इस वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देंगे और आराम से यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी देंगे इस इलेक्ट्रॉन को तो ये आराम से इस शेल में से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब इस न्यूक्लियस के इस एटम के वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया। अब ज़्यादा मिकदार में एनर्जी देंगे तभी ये निकलेगा। ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार भी बढ़ जाएगी। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मिकदार कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार भी कम हो जाएगी, यानी कि डायरेक्टली रिलेशन है। अब इसी तरीके से नेचर ऑफ ऑर्बिटल ये भी एक फैक्टर इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, यानी कि एस ऑर्बिटल से जब आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए एनर्जी की मिकदार क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैलेंस शेल के क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। इससे दूर होता है पी ऑर्बिटल सेकंड नंबर पर दूर होता है न्यूक्लियस से, ठीक है ना। और डी ऑर्बिटल तीसरे नंबर पर न्यूक्लियस से दूर होता है, और एफ ऑर्बिटल सबसे दूर होता है। ये एफ ऑर्बिटल जो है ये ऐसा ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है, और इस एस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि ये दूर होता है, इसलिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस एफ ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए कम होगी। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। और यहाँ पर एस ऑर्बिटल चूँकि न्यूक्लियस के बहुत ही करीब होता है, इसलिए यहाँ पर एस ऑर्बिटल में जो सा इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना ईजी नहीं होगा, आसान नहीं होगा, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार ज़्यादा देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एस ऑर्बिटल में से, ठीक है ना। और पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है ना, निकालने के लिए एस ऑर्बिटल से कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो पी ऑर्बिटल से कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी डी ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यानी कि एस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार ज़्यादा देनी पड़ेगी। पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एस ऑर्बिटल से कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जबकि डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
पी ऑर्बिटल से कम एनर्जी प्रोवाइड करने की पड़ेगी, जबकि एफ ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो सारे ऑर्बिटल्स में से जितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, उसमें से बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एफ ऑर्बिटल को, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 50 जॉल प्रोवाइड करनी पड़ी है ना एनर्जी इसको निकालने के लिए, तो यहाँ पर 40 जॉल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यहाँ पर 30 जॉल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यहाँ पर 10 जॉल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस तरह से ऑर्बिटल जितना दूर जाएगा न्यूक्लियस से, उस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऑर्बिटल जितना करीब आएगा न्यूक्लियस के, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार बढ़ जाएगी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।